तकरीबन थर्ड माइलस्टोन तक तो काम हो ही गया ऑलमोस्ट। ब्लॉग वेबसाइट भी हो गई, ई कॉमर्स का कार्ड भी अपने हैंडल कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब जो चौथा आएगा तो है उसके लिए इसमें सैनिटी भी इंक्लूड है। तो अब सैनिटी को कैसे कवर करना है उस चीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले सैनिटी का यूज किससे होता है। वेबसाइट तो हम ऐसे ही बना सकते नहीं है इस पे, तो सैनिटी की जरूरत ही आ रही थी उसमें। चलो बना तो सकते हो, ठीक है, बना सकते हैं। लेकिन आगे जाके क्लाइंट बोले यार मुझे इसके अंदर ना थोड़ी चेंज चाहिए। मैं चाहता हूँ यार ये जो होम लिखा है ना, होम की जगह कुछ और लिखा हो, या प्रोडक्ट की जगह कुछ और लिखा हो, प्रोडक्ट की जगह शॉप लिख दो। तो उसको वो चीज करना है तो उसे किसी डेवलपर को पकड़ के उस पर काम करवाना पड़ेगा। वो प्रोजेक्ट खोलेगा, फिर उसके अंदर चेंजेस करेगा, फिर उसको भेजेगा। सही है, चलो ये तो वो करवा भी दे। लेकिन फिर आगे जाके और चेंजेस की जरूरत पड़ती है। बोलेगा यार ये प्रोडक्ट और डालना है इसके अंदर, और जरा प्रोडक्ट वगैरह डाल दो। फिर आगे जाके और प्रोडक्ट डालेंगे, और डालेंगे। तो पंचायत रहेगा यार, क्या पंचायत है यार इसमें, बार बार उस बंदे को पकड़ना पड़ रहा है मेरे को। तो उस सॉल्यूशन के लिए क्या है, डैशबोर्ड बनाया जाता है, जिसका बॉस को, जो वेबसाइट का जो ऑनर होता है उसको एग्जिट होता है। वो क्या कर सकता है, अगर उसे कोई चीज चेंज करनी है वो उस डैशबोर्ड में चेंज करेगा, और वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट में भी अप्लाई हो जाएंगे। सही है। इससे क्या होता है, उसका काफी भी टाइम बच जाता है, उसको ही पता होता है। हम उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि यार ये इनपुट है, इसके अंदर तुम्हें ये चीज चेंज है, सही है, इस चीज को करके तो ये कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो यहाँ पे चेंजेस करेगा, वो चेंजेस सीधा सीधा ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट में अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर डैशबोर्ड बनाने बैठे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो उस टाइम को कवर करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं, यानी कि डैशबोर्ड की तरह ही होता है, एक डेटा सेट होता है जिसको हम कहते हैं सैनिटी। सैनिटी का तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो डैशबोर्ड वाला काम है काफी आसान कर सकते हैं। अगर हमें डैशबोर्ड बनाना हो तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पैरेलल राउट्स का यूज करते हैं। क्योंकि एक डैशबोर्ड के अंदर अगर देखा जाए दो तीन पेज होते हैं, क्योंकि अब दो तीन पेज खरीदने का फायदा क्यों, मकसद क्या है, एक पेज से भी तो काम हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन हम जब नई चीज पे काम कर रहे होते हैं, हमारे अगर एक जगह पे किसी कंपोनेंट में मसला आता है तो पूरी वेबसाइट पे उसका असर पड़ता है। ठीक? तो मल्टीपल पेजेस रखने से फायदा ये होगा कि तीन पेज है ना, अगर खाली तीसरे पेज में गड़बड़ आ रही है तो खाली तो सिर्फ तीसरे पेज पे ही एरर शो होगा, बाकी के पेजेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए डैशबोर्ड बनाने के लिए पैरेलल राउट्स पे होता है, लेकिन उसका थोड़ा टाइम कंज्यूम भी बहुत होता है, ठीक है। तो उसको इजी करने के लिए, उसको आसान तरीके से कवर करने के लिए हम यूज करते हैं सैनिटी का। क्योंकि हमारे पास डेटा सेट होते हैं जो कि सेम इसी तरीके का काम हमें प्रोवाइड करता है। हम क्या कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, अच्छा सैनिटी अगर देखा जाए तो एक क्या, एक सीएमएस। कौन सा सीएमएस, हेडलेस सीएमएस। हेडलेस सीएमएस एक तो होता है ट्रेडिशनल सीएमएस, जो कि वर्डप्रेस वगैरह होते हैं और दूसरे होते हैं। एक होता है हेडलेस सीएमएस। हेडलेस सीएमएस और वर्ड और ट्रेडिशनल सीएमएस में फर्क क्या है। ट्रेडिशनल सीएमएस में फ्रंट एंड बैक एंड दोनों होता है। ट्रेडिशनल सीएमएस में होता है या फ्रंट एंड वो अपने तरफ से खुद बताएगा, बोलेगा यार ये वाले डिजाइन है तुम ये वाले यूज कर सकते हो, और बैक एंड भी वो प्रोवाइड करेगा। सही है। इस ट्रेडिशनल सीएमएस में ही होता है कि वो फ्रंट एंड भी रहता है, बैक एंड भी रहता है, लेकिन फ्रंट एंड में हम अपनी कोई चीज कस्टमाइज नहीं कर सकते। वो जो चीज हमें देगा हमें उसी पे अमल करना पड़ेगा, भले वो डिजाइन अच्छा हो ना हो। सही है। और दूसरा ट्रेडिशनल सीएमएस यूज करने का इश्यू ये है, परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खत्म है, परफॉर्मेंस बिल्कुल ही उसके अंदर नहीं होती। तो उसका बेहतर तरीका क्या है, हम तो यहाँ पे उसका एटलेस ट्रेडिशनल सीएमएस का भी यूज कर सकते हैं ना, वर्डप्रेस जैसे। तो एटलीस्ट सीएमएस का ही क्यों यूज करें, हमें अब कंटेंट ही करना है भाई, कि क्लाइंट क्या करे, कंटेंट चेंज करे और वो डायरेक्ट उसकी वेबसाइट में भी अप्लाई हो जाए, तो वो तो हम ट्रेडिशनल सीएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो क्यों हम हेडलेस सीएमएस सीखें। हेडलेस सीएमएस में होता है क्या, हेडलेस यानी कि इसका हेड नहीं होता, जिसका सर नहीं होता, मतलब कि सर काटा इस तरीके से वो होता है। खाली हेडलेस सीएमएस में बैक एंड होता है। फ्रंट एंड हम खुद से कोई सा भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो नेक्स्ट जेएस पे लिखा हो, चाहे वो रिएक्ट जेएस पे लिखा हो, चाहे वो किसी एंगुलर में लिखा हुआ हो, व्यू जेएस में लिखा हुआ हो, और दूसरी लाइब्रेरीज में लिखा हुआ, हम कोई सा भी यूआई कस्टम अपना उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे ये है,
अगर कोई खिलौने का अगर खिलौना होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक डॉल हो गई, उसकी अगर गर्दन निकल जाती है, सही है, तो वो हेडलेस हो गई। सही है, हेडलेस हो गई। तो हम करते हैं जो है उस पर किसी और की गर्दन चिपका देते हैं। सही है, तो यानी कि किसी और की डिजाइन, यानी कि दूसरा डिजाइन, मतलब कि दो तीन डिजाइन हम उस पर चिपका सकते हैं कि भाई ये निकाला, ये लगा दिया, वो निकाला, वो लगा दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप की कस्टम यूआई को हम उसके साथ हेडलेस सीएमएस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो नेक्स्ट जेस हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो व्यू जेस हो। सही है। मतलब कि देखा जाए तो वर्ल्ड पे कोई पूरी डॉल है, इसका सर भी है, पैर भी है, बैक एंड पूरा सब कुछ है। सही है। उसका वो चीज छेड़ सकते हो, उस पर कोई नया सा ऐड नहीं कर सकते। सही है, लेकिन उसका सब कुछ है। लेकिन हेडलाइंस में क्या है, सर नहीं होता, यानी कि डॉल का सर नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें उसका सर चाहिए तो हम अपनी तरफ से डिजाइन बना के अपनी तरफ से किसी फ्रेमवर्क का यूज करके, चाहे वो नेक्स्ट पे बनाओ, रिएक्ट पे बनाओ, हम वो वाला सर उस पर रख सकते हैं। यानी अब क्या हो जाएगा, वो फ्रंट एंड में हो जाएगा और बैक एंड भी हमारा एकदम से कवर हो जाएगा। और दूसरे इसको यूज करने का मकसद है कि सैनिटी भी हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। नहीं, ये तो है ही परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है, लेकिन सैनिटी भी हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, वैसे हम उसको यूज करते हैं। और दूसरा, हमारी यूआई हमारे हाथ में होती है कि हम किस तरीके से डिजाइन रखना चाहते हैं, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हैं, कौन सी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, ये हमारा फ्रीडम है कि हमें कौन सी यूज करना है, हम इजीली कर सकते हैं। वर्डप्रेस में हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं होता। वो बोलेगा यार ये चीजें, यही चीजें करो, नहीं तो नहीं करो। ठीक है। और दूसरा, उसकी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं होती। वो कुछ गिने चुने डिजाइन दिखाएगा, बोलेगा इसी तरीके से डिजाइन रख सकते हो, और तुम इसमें कोई चेंज वगैरह अपनी तरफ से इन डिजाइन में नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन एटलेस सीएमएस में क्या है, वो खुद का यूआई प्रोवाइड नहीं करता। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से यूआई बना के इस तरीके से हमें सही लगती है, और फिर हम उसको सैनिटी के बैकएंड के साथ, यानी कि सैनिटी के साथ हम उसको कनेक्ट करवा सकते हैं। सही है, हम उसको कनेक्ट करवा सकते हैं। और फिर क्या होगा, हम जैसे ही कोई चीज सैनिटी में चेंज करते हैं, हमारा जो भी सैनिटी का कंटेंट है वो हमारी वेबसाइट में शो हो रहा है। और हम जैसे ही सैनिटी के अंदर से कोई कंटेंट चेंज करेंगे, उसको हटा के नया डालेंगे, तो वो हमारी वेबसाइट में भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका फायदा है, इससे तो क्लाइंट को काफी आसानी हो जाती है अपना डेटा, अपनी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए भी, उसको खुद भी। यार अगर उसको कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है, तो खाली वहाँ पे जाएगा, उसकी सारी डिटेल बताएगा कि यार कलर ये होना है, प्राइस इतना होना है, डिस्काउंट रेट ये होना है, रेटिंग ये है, और क्या कहते हैं इसके बारे में डिटेल, ये इसकी तस्वीर ये है। सही है, और दूसरी चीजें, सही है, वो बताएगा। तो क्या होगा, जैसे सारी चीजें फुलफिल कर देगा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देगा, तो वो डेटा सैनिटी से डायरेक्टली उसकी वेबसाइट में जाके ऐड हो जाएगा। सही है, तो ये इसका फायदा होता है इसको यूज करने का। सही है। क्लियर नहीं आता कि इसका यूज किस लिए होता है। अब बात ये, चलो भाई यूआई तो हम अपनी तरफ से बना लेंगे, सही है, हमने प्रोजेक्ट भी इसलिए बनाया। सही है। यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल के लिए मेन, और मैं यहाँ पे एक H1 डाल देता हूँ, जिसको मैं लिख देता हूँ Sanity 1 के नाम से। सही है। ठीक है। चलो, ये हमारा जो है अपना जो एक वो है फ्रंट एंड, ये हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, बैक एंड चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट एंड है, ये जो यूआई है, इसको हमें किसके साथ कनेक्ट करना है, सैनिटी के साथ कनेक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अपनी सैनिटी की वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है, जो सैनिटी की वेबसाइट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ गिवन होता है, जो जो चीज़ है सब कुछ यहाँ पे गिवन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं sanity.io। ठीक है, तो ये हमें वेबसाइट खोल के दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है हमारे सैनिटी के, कि हमारी वेबसाइट जो है वो सैनिटी के साथ कनेक्ट हो जाए। सही है। तो वो कैसे करेंगे, यानी कि सैनिटी उसमें कनेक्ट हो जाए। तो वे कैसे कैसे करेंगे, जो कमांड है सैनिटी हमारे वेबसाइट में कनेक्ट करने की, सही है, यानी कि सैनिटी को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कनेक्ट करने की, यानी कि उसको क्रिएट भी करने की। ठीक है, तो क्या होगा, जो सैनिटी का है हमारे प्रोजेक्ट के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सिंपली कॉपी करेंगे। हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएगा, हम इसको पेस्ट करके एंटर मार देंगे। तो क्या करेगा, जो सैनिट अब लेटेस्ट लिखने का मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट जे 15 कर देगा। सही है, ये सैनिटी का वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट जे इसका नहीं है, तो क्या करेगा, ये सैनिटी का जो लेटेस्ट वर्जन होगा ना, वो डाल के देगा। मैं बोल देना वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करो। सही है। और यहाँ पे लिखा होगा कि कितनी तरीके की वेबसाइट यूज करनी है, क्लाउड फेयर, फिग्मा, एबेल्टन, पुमा, एम्पलीट्यूड, एंथ्रोपिक, ब्रेक्स, शॉपिफाई।
LVMH, लीनियर, आर्टेक्स, स्कीम्स, लूम, सोनोस, रीमार्क, गेबर और पाइनगन। काफी सारी वेबसाइट जो है इनका यूज कर रही है। ठीक है, तो अपने काम पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये थोड़ा लोड लेगा। ठीक है, फिर वाले फॉर्मेलिटी पूछेगा, यार ये चीज रखनी है, वो हम बोलेंगे हाँ भाई रखनी है। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं क्या लोड होने का। इतने हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो इस तरीके से हमारे पास मिलता है सारा कंटेंट, और वो हम उसको सेटल डाउन कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से कंटेंट ऑपरेट करने के लिए भी दे सकते हैं, कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो तो हमारा कंटेंट जो है सारा मैनेज होगा, ऑपरेट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास शो होगा टोटली। तो अब इसके बारे में अगर पढ़ना है तो यहाँ पे डेवलपर पे आएंगे, और यहाँ पे डेवलपर पे हम आते हैं, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन पे अगर हम आते हैं, हम यहाँ पे लेट स्टार्टेड पे आए हैं, तो हमें काफ़ी ऑप्शन देगा इस तरीके से। या अगर हम यहाँ पे सैनिटरी स्टूडियो पे, और यहाँ पे कुछ हमें ये टूल्स देता है, प्लगइन्स वगैरह देता है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमें इसके प्लगइन्स की भी वैल्यू कि अगर हमें कलर वगैरह सेलेक्ट करना हो, है, हमें कलर भी सेलेक्ट करनी हो तो कलर इसे प्रोवाइड उस तरीके से नहीं होता। तुम क्या करते हैं, कलर का एक प्लगइन इसके अंदर ही मिलता है, वो हम अपने पास डाउनलोड करें। काफ़ी सारे ऐसे प्लगइन होते हैं, जब 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 जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तो ये अभी फिलहाल ठीक है। अब बोल रहे हैं भाई अपना अकाउंट सेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट को सेटअप करते हैं, फिर वापस आते हैं। ठीक है, अपने अगर अकाउंट सेटअप करना है, सही है। अब अकाउंट में क्या होगा, हम यहाँ पे इसको पहले पोस्ट कर रहे हैं सिंपली, या तो सिंपली अकाउंट अकाउंट लॉगिन करना बिल्कुल सिंपली है। जैसे हम कमांड से हमने एनपीएक्स एनपीएम का किया था, या हम गिटहब से कनेक्ट करवाए थे, सिंपली अपने अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, कौन से अकाउंट का हमें बनाना है, हमें गूगल से करना है, हमें गिटहब से करना है। ठीक है, सही है। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने वर्डप्रेस को गिटहब से किया था, उसी तरीके से हमें इसको भी करना पड़ेगा। हम सैनिटी को Git से कर सकते हैं, और दूसरी जगह कर सकते हैं, गूगल की आईडी से कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम उसको करते हैं, फिर आगे। ये तो अभी हमसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो फिलहाल के लिए प्रैक्टिस ही कर लेना, तो हम लिख देते हैं सैनिटी 1। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम हमने बता दिया, सही है। अभी पूछा कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट चाहिए, हम बोल देते हैं हाँ भाई डिफॉल्ट चाहिए, आपकी डेटा सेट जो है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सैनिटी की, वो नेक्स्ट फोल्डर के अंदर चाहिए, यानी कि होनी चाहिए नेक्स्ट के अंदर। हाँ भाई चाहिए। तो उसके बाद आप टाइप के भी यूज़ करें, हाँ भाई हम टाइप के भी यूज़ करें। उसके बाद सैनिटी का स्टूडियो है वो इम्प्लीमेंट कराना है, यानी कि अपने प्रोजेक्ट में रखना है। ठीक है, हाँ भाई रखना है। ठीक है, और वो उसका पूछे कि उसका राउट कौन सा होना चाहिए, यानी कि उसका पाथ कौन सा होना चाहिए। जो बाहर बोल रहे हो स्लैश स्टूडियो, तो हम बोलते हैं हाँ भाई यही चाहिए। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है टेम्पलेट किस तरीके से चाहिए, एक ब्लॉक चाहिए या क्लीनर चाहिए। हम बोल रहे थे भाई क्लीनर चाहिए, यानी कि बिल्कुल जैसा है ना सारा नहीं, बिल्कुल नया नया वो चाहिए, हमें कोई ब्लॉक टाइप का नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। अभी पूछ रहे हैं ईएनवी की फाइल चाहिए, हमें बोला हाँ भैया। अब ईएनवी की फाइल का मतलब क्या है, सैनिटी के बहुत से प्राइवेट डेटा होते हैं जो हमें किसी को शो नहीं कराने होते, तो वो हम .env.local की फाइल में रखते हैं। अब इस फाइल में रखने का मकसद क्या है, फाइल तो वैसे भी गिटहब पे शो नहीं होती है, लेकिन ये शो नहीं होगी। अब ये कैसे शो नहीं होगी, ये जो फाइल का नाम है पूरा, ये हम गिट इग्नोर की फाइल में बता देते हैं। गिट इग्नोर हमारे पास यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमें काफी सारी फाइलें गिट पे इग्नोर करानी होती है ताकि वो यूज ना हो सके। ठीक है, तो उनमें से एक ये भी फाइल होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफी प्राइवेट डेटा होता है, टोकन हो गए और दूसरी चीजें हो गई जो हमें किसी को शो नहीं करानी हो। सही है, तो हम बोल देते हैं हाँ भाई यस होनी चाहिए। अभी क्या करेगा, अब आगे का काम करेगा सारा का सारा। अच्छा, पहले क्या होता था, हमें इमेज के लिए भी प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता था और कुछ और प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हमें कोई प्लगइन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हमारे पास इमेज का भी प्लगइन मिल जाता है, यानी कि सारे प्लगइन मिल जाते हैं। कुछ प्लगइन यानी कि जैसे इमेज का प्लगइन है पहले डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन अब डाउनलोड नहीं करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट ही अवेलेबल। हो सकता है आगे जाके कलर का भी अवेलेबल हो जाए बाय डिफॉल्ट ही, डाउनलोड करना करना पड़ता। पहले क्या होता था, इमेज का जो है डाउनलोड करना पड़ता था,
लेकिन अब क्या बाय डिफॉल्ट हो गया, बना खुद से आ जाता है। जैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट लेटेस्ट वाला करेंगे तो एप्पल आ जाएगा। हाँ वेट करते हैं इसका होने। ठीक है। तो यानी कि जितना भी डेटा है हम सारा वो डेटा टैनिटी के अंदर लिखेंगे, और फिर वो डेटा हम क्या करेंगे अपने ब्राउजर में पेस्ट चेक करवाएंगे, उसको फिलहाल बाद में देखेंगे। लेकिन फिर ये देखेंगे कि डेटा डालते कैसे हैं। अब डेटा डालने के लिए हमें एक चीज कवर करनी होती है जिसको हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा ये होता है जहाँ पे हमारा सारा डेटा डिफाइन होता है। स्कीमा वो चीज होती है जहाँ पे हमारा सारा कंटेंट डिफाइन होता है जो हमें वेबसाइट पे शो करवाना। क्योंकि सैनिटी के अंदर हम डेटा ऐसे ही डालें ताकि हम वेबसाइट पे शो करा सकें। तो वो डेटा हमें किस तरीके से सैनिटी में रखना है, वो चीज कहाँ से, वो चीज हम कैसे कवर करेंगे? स्कीमा के थ्रू कवर करेंगे। सही है। वो चीज अगर हमें सैनिटी में कोई भी डेटा रखना है तो उस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्कीमा को समझना पड़ेगा कि स्कीमा होती है। स्कीमा किस लिए होता है? जो भी हमारा सारा डेटा है वो डिफाइन करने के लिए होता है कि हमें कहाँ पे डिफाइन करना है, कहाँ पे नहीं। हम मल्टीपल तरीके का बना सकते हैं हमारे पास। प्रोडक्ट के लिए एक स्कीमा होगा, प्रोडक्ट पेज के लिए स्कीमा होगा जहाँ पे सारे प्रोडक्ट का डेटा लिखा हुआ है। हेडर के लिए एक स्कीमा होगी जहाँ पे सारे हेडर का डेटा लिखा हुआ है। प्रोडक्ट और फुटर के लिए एक स्कीमा होगी अलग से जहाँ पे सारा फुटर का डेटा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास स्कीमा होता है। स्कीमा कोई मतलब सही है। तो हमें अगर काम करना है उस पर तो हमें स्कीमा की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट तकरीबन होनी चाहिए 50 40 कि स्कीमा वार क्या करता है, उसकी सारी डेटा टाइप्स पता होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे जावास्क्रिप्ट टाइप्स होती है, काफी सारी है। स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, फाइल है, इमेज है, टेक्स्ट है, काफी सारी है, डॉक्यूमेंट है, काफी सारी फाइल है। स्लग है। अब स्लग का क्या काम है? ये हमारे पास ये जो डायनेमिक राउट वाला स्लग नहीं होता, इसका भी बिल्कुल यही सेम काम है। हाँ, इसका भी बिल्कुल सेम काम है स्लग का। क्या ठीक है ना? तो इसकी में कोई इशू। सही है। तो अभी जरा थोड़ा वेट करते हैं इसके लोड होने में। जैसे ही लोड होता है फिर वापस आता है, यानी कि पूरा कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रोजेक्ट, फिर वापस आता है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारा जो सैनिटी का पूरा प्रोजेक्ट है वो अब पूरा का पूरा डाउनलोड हो चुका है। अब हम अपने प्रोजेक्ट पे अगर आते हैं, एसआरसी के अंदर हम आए, तो यहाँ पे हमारे पास एक और फोल्डर है जिसका नाम क्या है? सैनिटी। यहाँ पे हमारे पास काफी सारी चीजें होती है। हमारे पास एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होता है। पता है क्या स्ट्रक्चर है? ये वो स्ट्रक्चर है जो हमें वहाँ पे शो हो रहा होगा, यानी कि एक हेडिंग हमारे पास शो हो रही होगी। इसको कहते हैं टाइटल। यानी कि एक तरीके से ऊपर जैसे कि टाइटल ये हेडिंग है शो हो रही है, ऐसे ही एक टाइटल वहाँ पे शो हो रहा होगा। यानी कि ये चीज किसके लिए होती है? कंटेंट लिखने के लिए होती है। ठीक है। और यहाँ पे आइटम से मुराद की, यानी कि जितने भी लिस्ट है ना स्कीमा की, वो यहाँ पे रेंडर हो रही होती है। सही है। जितने भी स्कीमा बने हुए हैं, वो यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। ठीक है। और ये env.ts का मतलब क्या है? यहाँ पे चेक हो रहा होता है कि जो की है, यानी कि जो वेरिएबल है वो एक्चुअल में अवेलेबल है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं होते तो क्या होगा? ये एरर आ जाएगा, थ्रो एरर आ जाएगा। कौन सा? ये वाला। ये। ठीक है। अगर नहीं होते, यहाँ पे सिंपली हो क्या रहा है, एक वेरिएबल बना हुआ है जिसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। उसका वेरिएबल का नाम क्या है? कौन में लिखा हुआ है? वेरिएबल का नाम है एपीआई वर्जन। उसको बराबर उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस डॉट env नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट पब्लिक सैनिटी एपीआई वर्जन। और यहाँ पे और ऑपरेटर भी लगा है कि अगर एपीआई वर्जन होता है तो ठीक है, नहीं तो ये वाली चीज तुम लिख दो। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या बना हुआ है? एक फंक्शन बना हुआ है असर्ट वैल्यू के नाम से। उसमें यहाँ पे टाइप दी हुई है, इसको हम कहते हैं जेनेरिक। यानी कि हम इसके थ्रू मल्टीपल टाइप्स का डेटा डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि एक सारे डेटा के ना क्या कहते हैं, जिसकी टाइप हम बाद में बताते हैं। अब वो डेटा किसी भी शक्ल में हो सकता है, स्ट्रिंग में हो सकता है, नंबर में हो सकता है, बूलियन में हो सकता है। सही है। तो हमें एक फंक्शन ऐसा बनाना है जो मल्टीपल डेटा टाइप्स को कॉल कराए, यानी कि मल्टीपल डेटा टाइप्स के कंटेंट को रन कराए। तो उसके लिए हम जेनेरिक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने वी है जिसकी हमने टाइप बताई है टी, या फिर अनडिफाइन होगी। और यहाँ पे हमने है मैसेज है जो कि इसी। और यहाँ पे रिटर्न भी टी ही होगा। कोई भी टाइप हो सकती है, इसके अंदर नंबर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। सही है। अब यहाँ पे चेक हो रहा है कि वी अगर बराबर होता है अनडिफाइन के, यानी कि वी के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती,
तो क्या करेगा, थ्रो न्यू एरर करेगा। सही, तो रिटर्न कर देगा सिंपली भी। सही है। अब ये रहा यहाँ पे। सही है। अभी एसर्ट वैल्यू है, अभी फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे ये दो पैरामीटर बने हुए हैं, तो यहाँ पे हमें आर्गुमेंट भी चाहिए। तो हमने क्या किया, वी के लिए आर्गुमेंट हमने प्रोवाइड कर दिया ये, और एरर मैसेज के लिए हमने आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दिया ये। सही है। अब चेक हो कि अगर वी के अंदर वैल्यू होती है तो ठीक है, वी रिटर्न कर दो। है तो फिर क्या करो, एरर दिखा दो भाई, इन्वायरमेंट वेरिएबल मिसिंग है। सही है। और सेम काम इधर, ये भी कॉल हो रहा है। यहाँ पे वही चेक हो रहा है कि अगर होती है वी के अंदर यानी कि डेटा है तो ठीक है, रिटर्न कर दो भी। अगर डेटा नहीं है तो फिर क्या करो, मैसेज शो करा दो ये वाला। सही है। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी लिब फाइल में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास होती है क्लाइंट डॉट सी है। यहाँ पर हमारे सारे क्लाइंट का वर्जन सेटअप बताया हुआ होता है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट आईडी होती है। अब ये प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आ रही है, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट की एक आईडी होती है ना, वो हम यहाँ पे बताते हैं, यानी कि जब क्लाइंट को हम क्रिएट करते हैं। सही है। तो हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट आईडी बताते हैं, ये भी प्रोडक्ट आईडी। ये प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आ रही है, डॉट डॉट स्लैश ई एन वी फाइल कौन सी है, ये वाली फाइल है, यहाँ से ये प्रोडक्ट आईडी आ रही है। सही है। यहाँ पे आते हैं, डेटा सेट भी आ रहा है यहाँ पे। सही है। कहाँ से आ रहा है, इसी फाइल से आ रहा है। ये रहा भाई, यहाँ पे डेटा सेट भी बना हुआ है। ठीक है। वापिस आते हैं, ये एपीआई वर्जन भी आ रहा है यहाँ पे, शो हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी एपीआई वर्जन शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है और फिर यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है। सही है। अब ये यूज सी डी एंड ट्रू का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि हमें अगर अपनी वेबसाइट में कोई चेंजेस करानी हो ना, है, तो हम उसके लिए ये कुछ बड़ी चेंजेस, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यूज सी डी एन को फॉल्स करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई काम नहीं है। सही है। ये चेंजेस उस तरीके से अपना, तो हम क्या करेंगे, ट्रू ही रहने देंगे। ठीक है, क्या लिखा है, सेट टू फॉल्स इज स्टैटिकली जनरेटेड पेजेस आईएसआर टैगलाइन टाइप वैल्यूज। जब हमें कोई चीज़ परफॉर्म करानी होती है जो अपडेट्स होती है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उस सीडीएन को फॉल्स कर देते हैं, ना कि ट्रू रखते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगली आ जाती है इमेज डॉट टी। अब यहाँ पे जो इमेज किस तरीके से आ रही होगी ना, उस चीज का यहाँ पे काम हो रहा होता है, इमेज को हैंडल करने का। क्योंकि देख भाई, इमेज आ रही है सैनिटी के डेटा सेट से, इमेज हमारे प्रोजेक्ट में नहीं रखी हुई, तो ना हम लिखेंगे स्लैश इमेजेस, और इमेज का नाम तो वो तो अलग बात है, हम स्लैश इमेजेस यहाँ पे अब नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारी इमेज है वो सैनिटी से उससे आ रही है। तो उसको जो है, उसका जो उसकी जो वो है ना, जो यूआरएल है उसका, उसको हैंडल, इसको हैंडल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और ये हमारे पास बना बना है। पहले क्या होता था, यार शुरू में सैनिटी था तो हमें खुद से उठाना पड़ता है। लेकिन अब लेटेस्ट वर्जन में क्या है, ये बाय डिफॉल्ट हमें मिल रहा है, नहीं तो पहले हमें डाउनलोड को भी करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या मिले, क्योंकि जरूरत की भी चीज़ है। हर वेबसाइट के अंदर इमेज के बगैर कोई काम ही नहीं होता। ठीक है। तो इसको क्या किया, बाय डिफॉल्ट ही अब सैनिटी के अंदर इंक्लूड कर दिया। सही है। तो ये उस चीज का काम कर रहा होता है हमारे पास। ठीक है, यानी कि सैनिटी की इमेज को हैंडल करने का, उसका यूआरएल को हैंडल करने का काम कर रहा होता है। तो उसके बाद ये लाइव डॉट पी है। ठीक है, ये भी फाइल होती है हमारे पास। सही है। तो इसमें इमेज वाली फाइल में कोई इशू सही है, इसलिए होती है क्लाइंट वाले, क्लाइंट को उसके सेटअप करने के लिए होती है। सही है। अब उनकी कॉन्फ़िग फाइल पे आया था कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन हो रही होती है, सारी आईडी उसमें दी जाती है, और डेटा सेट दिया जाता है, ताकि जो है उसी आईडी के साथ वो कनेक्शन बना सके। ठीक है। उसी आईडी, यानी कि जो आईडी वहाँ पे, उसी आईडी का यूज करके वो उसके साथ कनेक्शन बना सके। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे CLI देख लिया। अब यहाँ पे config.ts में, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा होता है, जो भी हमारे स्टूडियो में चीजें शो हो रही होती है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती है। ठीक है। जब स्टूडियो वेबसाइट के थ्रू शो हो रहा होगा तो उसका पाथ क्या होगा, बेस पाथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमने बाय डिफॉल्ट किया है, स्लैश स्टूडियो। प्रोडक्ट आईडी चाहिए होती है, डाल दी। डेटा सेट चाहिए होता है, डाल दिया। उसके बाद जो मेन चीज है, स्कीमा, वो चाहिए होता है, वो भी यहाँ पे आ रहा है।
अब वो कैसे आ रहा है, अब स्कीमा आ कैसे रहा है वो हम अभी देखते हैं। और उसके बाद दूसरा प्लगइन। ये मैंने बताया कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें प्लगइन से उठानी पड़ती है, जैसे इमेज ये भी एक प्लगइन है, लेकिन अब ये बाय डिफॉल्ट सैनिटी के अंदर आ रहा है। अगर मुझे कलर की टाइप चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। और फिर वो प्लगइन मुझे कहाँ पे रखना होगा, यहाँ पे आके मुझे रखना होगा, फिर उसके थ्रू क्या होगा, मैं वो कलर वाली टाइप का इस्तेमाल कर पाऊंगा। सही है, कोई इशू? ठीक है, अगर हमें कलर टाइप से यूज करना हो तो हमें उसका प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है, और फिर उस प्लगइन को हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, यानी कि एक तरीके से डिफाइन करना होता है कि यहाँ पे हम एक और प्लगइन डिफाइन कर लें और उसका नाम ये है। और स्कीमा अगर रखना है तो खाली हमें इसकी नाम रखना होता है, इसको हम कहते हैं स्कीमा। सही है, उसके अलावा हमें कुछ भी यहाँ पे सेटल में नहीं करनी होती। सही है, ये सीधा सीधा हमारे पास यहाँ पे स्कीमा आ रहा है, हम यही स्कीमा रखेंगे यहाँ पे। अब ये स्कीमा आ कहाँ से? प्लगइन में कोई मसला? प्लगइन सही है, अब ये स्कीमा आ कहाँ से? ये भी तो देखें। ये स्कीमा आ रहा है डॉट स्लैश एस आर सी स्लैश सैनिटी स्लैश स्कीमा, यानी कि ये जो स्कीमा आ रहा है ये एस आर सी के फाइल के फोल्डर के अंदर से ही आ रहा है। सही है, एस आर सी के फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है? सैनिटी। और सैनिटी के अंदर कौन सा फोल्डर है? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब? हाँ, फिर आता है। सही है, ये तो स्ट्रक्चर है, ठीक। जो डेटा है वो यहाँ से आ रहा है, यानी कि जो स्कीमा टाइप्स है ये यहाँ से बन के आ रहा है। जितना भी स्कीमा जो आएगा वो सारा, जितने भी हम इसके बनाए स्कीमा बनाएंगे, क्योंकि अब स्कीमा एक नहीं होगा। अब यहाँ पे एरर रखने का क्या फायदा है? स्कीमा एक नहीं होगा, स्कीमा मल्टीपल होंगे। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, तो हमें अगर कलेक्शन रखनी हो तो हम वो कैसे रखते हैं? एरे का मतलब ही क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करना। तो वो उस सारे की कलेक्शन लगनी है, तो उसके लिए हमने क्या रखा? एरे को रखा है, इसी वजह से कि ताकि हम कलेक्शन रख सके अपनी, के एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। सही है, तो इसलिए हमने किसका यूज किया है? एरे का यूज किया, ताकि हम कलेक्शन ऑफ स्कीमा स्टोर कर सके स्कीमा के अंदर। सही है, कलेक्शन ऑफ स्कीमा जो है उसके अंदर स्टोर कर सके। ठीक है, और फिर ये जो स्कीमा है, सही है, हम क्या करेंगे? हम इसी फाइल के अंदर, ये जो स्कीमा है इसी फाइल के अंदर अपने स्कीमा बनाएंगे। फिर और फिर हम स्कीमा को एक्सपोर्ट कराएंगे, और फिर यहाँ पे इंपोर्ट करा के यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, तो वो स्कीमा हमारे स्टूडियो में जाके शो हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला? और फिर अब वहां पे भी कैसे शो हो रहा होगा, एक मुद्दा ये भी चलो यहाँ पे डिफाइन कर दिया ना, वहां पे कैसे शो हो रहा होगा? ठीक है, वहां पे कैसे शो हो रहा होगा, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िग फाइल है वो लिखा हुआ है कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे हमने बताया हुआ है यार स्कीमा आना है, तो इस वजह से क्या होगा, फिर वहाँ पे भी स्कीमा ऐड हुआ, स्कीमा के एरे के अंदर हमने स्कीमा डाल दिया, और फिर उस स्कीमा और फिर जो वेरिएबल है स्कीमा वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो भी यहाँ पे पुट करने के बाद होगा क्या, हमारा जितना भी स्कीमा है वो हमारे स्टूडियो में जाके शो हो रहा होगा। सही है, क्लियर है? अब मुझे अगर स्टूडियो अभी खोलना है, मैं सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट क्या करूंगा? रन करवाऊंगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ स्टूडियो में जरा खोलूँ अपना। ठीक है, स्टूडियो खोल के देखूँ कि दिख कैसे रहे। सही है, सैनिटी का स्टूडियो खोलना है मुझे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ npm run dev। ठीक है, मैं अपना स्टूडियो खोलते नहीं, लोड हो रहा है। ठीक है, तो हम दूसरी चीज़ें देखते हैं और जानता हूँ। यहाँ पे कि स्कीमा है हमारे पास। ओपन हो गई। हम्म, ठीक है, तो ये अरे
ठीक है, तो ओपन हो गया। अब मुझे स्टूडियो खोलना है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्लैश स्टूडियो। तो मेरा स्टूडियो खोलेगा, थोड़ा टाइम लेगा। उससे हम क्या करते हैं, स्कीमा टाइप ढूंढ लेते हैं। ठीक है, चल आई थिंक ये रहा स्कीमा, ये रहा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे स्कीमा की टाइप शो हो गई। एरे है हमारे पास, ब्लॉक है, बुलियन है, क्रॉस डेटा रेफरेंस है, डेट है, डेट टाइम, डॉक्यूमेंट, फाइल, जियो पॉइंट, इमेज, नंबर, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, रेफरेंस, स्लग, स्ट्रिंग, स्पैन, टेक्स्ट, यूआरएल, ये सारे टाइप्स हमारे पास वहाँ पे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कीमा का। स्कीमा का यूज किया, क्या लिखा हुआ है, स्कीमा डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इट फिल में होता है इन आर स्टूडियो वर्क पे। यानी कि हमें जितना भी सारा डेटा है वो डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि ताकि उसको एडिट कर सकें, उसको ऐड कर सकें, तो उसके लिए स्कीमा का यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें की लीनियर टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं रिक्वायर्ड। अच्छा है, कुछ कुछ जगहों पे नेम और टाइप, टाइप और नेम तो रिक्वायर्ड ही होती है, तो ऑलमोस्ट हर जगह नेम और टाइप। ठीक है, टाइप के आगे मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, लोड हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली टाइप हमने कौन सी देखनी है, स्ट्रिंग देखनी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग पे आ जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है, ये टाइप्स का काम किया है। सही है, यानी कि किस किस टाइप तरीके की टाइप का डेटा डिफाइन करना है। हमारे पास नंबर भी होता है, हमारे पास स्ट्रिंग भी होता है, हमारे पास ट्रू फॉल्स की टाइप की भी कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल भाई, कुछ प्रोडक्ट मेरे पास होती हैं आउट ऑफ स्टॉक, और कुछ होती है इन स्टॉक में, होती है इन स्टॉक। तो जो इन स्टॉक है उनमें मैं ट्रू वैल्यू सेट कर सकता हूँ। सही है, और जो आउट ऑफ स्टॉक है उनमें मैं फॉल्स वैल्यू सेट कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों के लिए फॉल्स का भी यूज होता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मुझे कोई फाइल रखनी है। फॉर एग्जांपल फाइलें होती हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ होता है। सही है, या प्रोडक्ट की डिटेल और ज़्यादा डिटेल उसमें लिखी हुई होती है, एक तरीके से उसका ब्लॉग लिखा हुआ होता है, उसकी पीडीएफ होती है। तो पीडीएफ में क्या कर सकता हूँ, उस पीडीएफ को लिखने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक टाइप होती है, उसको हम कहते हैं फाइल। ठीक है, वो पीडीएफ फाइल में फाइल टाइप के अंदर डाल सकता हूँ, और फिर वो अपने प्रोजेक्ट में मैं इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ। मुझे इमेज चाहिए, मैं इमेज भी यूज कर सकता हूँ। मुझे ऑब्जेक्ट यूज करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे बूलियन डेट वगैरह यूज करनी है, मैं वो भी कर सकता हूँ। सही है, इमेज हो गई, नंबर हो गई। अच्छा, स्ट्रिंग का काम क्या है, स्ट्रिंग का काम ये होता है कि अगर कोई हेडिंग डिफाइन करनी है ना, हेडिंग लिखनी है, तो वो स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे। सही है, स्ट्रिंग का सिंपली ये काम है, अगर कोई हेडिंग वगैरह लिखनी है तो उसके लिए स्ट्रिंग का यूज होगा। अच्छा, टेक्स्ट भी बिल्कुल स्ट्रिंग की तरीके काम करता है, लेकिन टेक्स्ट के अंदर हेडिंग नहीं लिखी जाती, टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ लिखा जाता है। सही है, टेक्स्ट और हेडिंग में खाली इतना फर्क है, दोनों होते हैं स्ट्रिंग में ही है। लेकिन फर्क क्या है, स्ट्रिंग के अंदर हेडिंग लिखी जाती है, और ये जो टेक्स्ट है, सही है, ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर पैराग्राफ लिखा जाता है। सही है, अब मैं यहाँ पे अगर आऊँ, सही है, अब ये पूछ रहे हैं कि लॉगिन किस तरीके से करना है, तुम क्या कहते हैं, लॉगिन कर देना भाई। फिर उसके बाद हम जरा वापस आते हैं। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टूडियो जो है वो क्रिएट हो गया। सही है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नो डॉक्यूमेंट टाइप, क्या बोले, प्लीज डिफाइन एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट टाइप इन योर स्कीमा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्कीमा अपने बनाने पड़ेंगे। जैसे कि एडर का स्कीमा हो गया, प्रोडक्ट का स्कीमा हो गया, ब्लॉग का स्कीमा हो गया, और दूसरे तरीके कॉन्टैक्ट के लिए, फुटर के लिए स्कीमा, जहाँ पे सारा हमारा कंटेंट आएगा वो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, सही है, चलो वो चीज़ तो ठीक है। अब वो स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। ठीक है, अब वो कैसे बनाएंगे, एक तरीका ये है कि ना, सिंपली यहाँ पे आओ, यहाँ पे फाइल बना दो। मैं किसका बनाना चाहता हूँ, मैं बोल देता हूँ यार मुझे हेडर में चाहिए। सही है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। सही है, न्यू फाइल, एक तरीका तो ये, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर डॉट टी एस। ठीक है, एक तरीका तो ये बनाने का। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट कौन, हेडर कंटेंट के नाम से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। सही है, अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी आएगी जिसको हम कहते हैं नेम।
एक इसलिए होती है डेटा गेट करने के लिए होती है, जैसे आईडी हमारे पास होती है। सही है, तो ये यूनिक होती है हर एक के लिए। ये हेडर के लिए नेम यूनिक होगा, उसके लिए नेम यूनिक होगा, उसके लिए। ये बिल्कुल इनपुट वाले नेम की तरह है, बिल्कुल सेम। इनपुट वाले नेम का भी इसी तरीके से बैकएंड में काम होता है। तो ये बैकएंड में हम आईडी का यूज नहीं करते, बैकएंड में हम यूज करते हैं नेम का। सही है, तो यहाँ पे भी नेम का यूज हो रहा है क्योंकि ये भी बैकएंड ही है, तो यहाँ पे भी नेम डालना इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ हेडर कंटेंट। ठीक है। और इसका टाइटल हम बना देते हैं जैसे कि प्लेस होल्डर जो होता है, जो यूजर को पता चले, यानी कि जो पढ़े ना वो पढ़ने समझ जाए यार ये जो है, हाँ ये हेडर का कंटेंट होगा। जो वेबसाइट में जो ये हेडर शो हो रहा है ना, ये इसका कंटेंट होगा। ठीक है। तो उसके बाद टाइप। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ, तो ये मेरे को क्या बोल रहा है? नो डॉक्यूमेंट टाइप, प्लीज डिफाइन एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट टाइप। यानी कि जितने भी स्कीमा के अंदर चीजें आ रही होती हैं वो सारी की सारी होती क्या है? वो डॉक्यूमेंट होते हैं। सही है, वो डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे एक वेबसाइट है वो पूरी एक क्या है? डॉक्यूमेंट है। उसी तरीके से हर एक जो यहाँ पे डेटा आ रहा होता है ना, जिसके अंदर डेटा रखा हुआ होता है, वो क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। हेडर का डॉक्यूमेंट, फुटर का डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट के लिए डॉक्यूमेंट, होम के लिए डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट टाइप। तो हमें बनाने हैं स्कीमा, डॉक्यूमेंट रखना है, तो हम इसकी एक टाइप बनाएंगे। और उस टाइप को हम नाम दे देंगे डॉक्यूमेंट। इसके अंदर हमारा सारा का सारा स्कीमा, यानी कि स्कीमा जो है वो रखा हुआ होगा, डेटा जितना भी है। अभी क्या हो गया? हेडर का डॉक्यूमेंट बन के आ गया। सही है। हमने नेम बता दिया, हमने टाइटल बता दिया, हमने टाइप बता दिया, जो कि मेन चीजें होती हैं। उसके बाद अब होती है डेटा डिफाइन करना। यार अब डेटा बताना है ना, अब इसके हेडर के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें लिस्ट चाहिए होती है, नेव लिस्ट है ना। तो हम वो बने वो देखेंगे। सही है। या सबसे पहले हेडर के लिए एक लोगो, लोगो चाहिए होता है ना, तो उसके लिए एक हेडिंग लेंगे, यानी कि एक स्ट्रिंग टाइप का हम यूज करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे आए थे फील्ड्स का ऑप्शन। फील्ड्स किस में होती है? एरे के अंदर। क्यों? क्योंकि एक फील्ड नहीं होती। लोगो की हो गई, नेव लिस्ट की अलग फील्ड हो गई, और इमेजेस की, इमेज के आइकन्स कहाँ से? आइकन तो वेबसाइट के अंदर ही रहेंगे ना, वो अलग बात है कि उसकी इमेज हो। ठीक है ना, रिएक्ट आइकन कैसे डालेगा यहाँ पे? सही है ना। ठीक है। तो अब यहाँ पे सेल्स डिफाइन होगी। अब मैंने क्या बोला? मुझे लोगो चाहिए, मुझे लोगो के लिए लोगो कौन सा होगा? टेक्स्ट वाला होगा। ठीक है ना, यानी कि लिखने वाला जो होता है, ऐसे ही नाम वगैरह। ठीक है। तो लोगो के लिए मैं कौन सी टाइप यूज करूंगा? स्ट्रिंग की। क्यों? क्योंकि वो हेडिंग के लिए यूज होती है। सही है, स्ट्रिंग टाइप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। नेम को मैं दे देता हूँ यार, नाम दे देता हूँ मैं लोगो। ठीक है। और इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेम को मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे लोगो। सही है। और टाइटल भी हो जाएगा लोगो। ठीक है। उसके बाद टाइप आ जाएगी स्ट्रिंग। ठीक है। सही है ना। अब अब शो हो जाएगा मेरे पास। रिलोड करता हूँ, है शो हो जाएगा। ठीक है। रिलोड करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं रिलोड करने में। अभी भी क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों नहीं शो हुआ? मैंने बता दो दिया सब कुछ। अभी क्यों नहीं शो हो रहा? सब कुछ तो मैंने बता दिया। हमने सब कुछ बना तो लिया भाई। मैंने कंपोनेंट बनाया। जब तक मैं उसको पेज में नहीं डालूंगा वो मेरे पास शो होगा। तो मैंने यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को बना लिया, लेकिन जब तक मैं उसको स्कीमा के एरे के अंदर नहीं डालूंगा तो वो कैसे शो होगा? सही है। तो अब मैंने नाम क्या रखा यहाँ पे? हेडर कंटेंट। तो मुझे वो स्कीमा डॉक्यूमेंट जो है अपने स्कीमा यानी कि स्टूडियो में भी दिखाना है, तो मुझे क्या करना होगा? उसको स्कीमा के अंदर रखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेडर। मेरे को ऑप्शन दे रहा है, मैं एंटर कर दिया मैंने। ठीक है। अब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पे। अब ये थोड़ा लोड लेगा, और फिर जो स्कीमा है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे एक तरीके से साइड में शो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप तीन पेज आ जाएंगे, एक ही वाला पेज, एक ही वाला पेज। ये होगा सारे स्कीमा के नाम का, यहाँ पे सारा डेटा की एक लिस्ट होगी, और यहाँ पे डेटा रखा हुआ होगा। सही है।
ठीक है, अभी फिलहाल ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, सही है, ये शो हो गया मेरा कंटेंट, सही है। ये देखा है कंटेंट की रेंज होगी। अब ये कहाँ से बन के आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ से, कहाँ से? ये जो लाइव डॉट टी एस है ना, नहीं आई थी, कौन सी वाली थी, हाँ, सी एल आई, ये स्ट्रक्चर, हाँ ये स्ट्रक्चर यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे देख भाई, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? कंटेंट लिखा हुआ है, सही है। और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट शो हो रही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे आए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डॉट टाइटल, टाइटल का नाम क्या है? कंटेंट। और उसके बाद क्या हो रहा है? डॉट आइटम। और वो सारी क्या है? डॉक्यूमेंट की आइटम लिस्ट है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो हेडिंग है और ये जो कंटेंट जो शो हो रहा है, तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है? इस फाइल के अंदर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? इस फाइल के अंदर बन रहा है। अब पता कैसे चल रहा है? पता कैसे चल रहा है भाई? ये स्ट्रक्चर बना है। पता कैसे चलेगा बताऊँ? अगर मैं आज से टी हटा, तो देखना वहां पे भी चेंज हो जाएगा। मैं रीलोड करता हूँ जरा। हाँ, खुद ही रीलोड हो गया। वहां से टी हट जाएगा। तो इससे ही क्लियर हो जाएगा कि जो उसका स्ट्रक्चर है ये कहाँ से बन के आ रहा है? यहाँ से बन के आ रहा है, सही है। रीलोड करते हैं, अब देखना उसका टी गायब हो जाएगा। गायब हो गया है, गायब हो गया ना। अब मैं दोबारा लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, सैनिटी वन कंटेंट, ठीक है। मैं अगर ये लिखता हूँ तो ये शो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, लोड होने में टाइम बहुत ले जाता है ये। हल्की सी भी चेंज हो सीधा लोड उठाएगा। हाँ, लोड बहुत लेता है। तो यहाँ पे देख ले भाई, सैनिटी कंटेंट वाली हेडिंग शो हो गई जो हमने वहां पे लिखी थी, सही है। यहाँ पे भी शो हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी ये शो हो गई, सही है ना। क्लियर नहीं यहाँ तक? ठीक है, वो हेडिंग यहाँ पे भी शो हो गई। अच्छा, अब अच्छा, अब मैं अगर आता हूँ यहाँ पे आया। अगर मैं इस क्या करता हूँ मैं क्या करूँ? मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूँ, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं अगर आऊँ यहाँ पे, मैं रिलोड नहीं लिया, तो मैं खुद ही कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट कर दिया, सही। किसको? स्ट्रक्चर टूल लो, ठीक है ना। पहले ज़्यादा ही ये लोड ले रहा है। चलो, तो देखा, स्ट्रक्चर चला गया। यहाँ पे अब देख रहा है स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर कहाँ से आ रहा था? चलो, वो डेटा तो अलग रखा होता, लेकिन वो स्ट्रक्चर कैसे शो हो रहा था? वो यहाँ से शो हो रहा था, सही है। अब मैं इसको अंत में डालता हूँ तो ये वापिस से मुझे शो हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर आ कहाँ से रहा है? ये स्ट्रक्चर टूल कहाँ से आ रहा है? सैनिटी, ये वाला स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कहाँ से आ रहा है? सैनिटी स्लैश स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर की फाइल कहाँ बनी हुई है? यहाँ पे बनी हुई है, जो हमने अभी देखी थी, सही है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। और फिर यहाँ पे वो स्ट्रक्चर टूल जो है हमारे पास एक प्लगइन है, उसके थ्रू वो सैनिटी के स्टूडियो में इम्प्लीमेंट हो रहा है, सही है। अब हमने इसको अनकमेंट कर दिया, हम आते हैं अपने पेज पे, तो ये वापस से हमारे पास शो हो गया, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो भी सारा काम होता है ना, क्वेरी से रिलेटेड होता है, जो कि हम ग्रोक को बाद में देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, क्वेरी से ना डेटा निकालते हैं।
कि कितना डेटा हमें चाहिए अपने वेबसाइट पे फेच करवाने के। सही है। तो यहाँ पे पेज हो अब डेटा डाले कैसे। सही है। अब देखो यहाँ पे 3 पेज आ गए, एक ये रहा, एक ये रहा, ये 3 पेज। देखो 3 पेज है, ये एक पेज नहीं है। एक पेज के अंदर 3 पेज है। एक ये, एक ये, एक ये। अगर लोड करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा, यहाँ पे देखोगे तीन तीन लोड आएंगे, लोडिंग स्टेट आएंगी, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। उसकी वजह ये कि इसके लिए लोडिंग अलग है, इसके लिए लोडिंग अलग है, इसके लिए लोडिंग अलग है। इसमें अगर कोई चीज लोड हो रही है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और इस पे अगर कोई चीज लोड हो रही है तो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये तीनों अपना अपना काम करें। एक के अंदर बन जाएगा तो दूसरे में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये होता है सैनिटी का, ये होता है डैशबोर्ड पे मल्टीपल पेजेस डाल से वर्क करने का फायदा, यानी कि मल्टीपल पेजेस डालने का फायदा ये होता है कि भाई एक जगह पे अगर कोई मसला आता है तो उसके बराबर वाले को कोई पंचायत नहीं होगी, खाली उसी जगह पे होगी। सही है। इस पेज में मसला आएगा तो खाली इसी पेज को पंगा आएगा, दूसरी चीज को कोई भी चीज नहीं झेलेगा। अगर हम नेक्स्ट जेस पे देखें, हमारी अगर एक जगह पे कहीं एरर आता है तो पूरी वेबसाइट में एरर आ जाता है ना। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, अगर सिर्फ एक पेज पे एरर आ रहा है तो खाली उसी पेज पे अफेक्ट करेगा, बाकी को कोई छेड़खानी नहीं करेगा। सही है ना। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें अपना कंटेंट लिखना है। कंटेंट कैसे लिखेंगे। कंटेंट लिखने के लिए यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक किया हमने तो अभी यहाँ पे हमें ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे रिलोड हुआ। यहाँ के रिलोड से इसको कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। देखा, यहाँ पे न्यू हेडर कंटेंट लिखा हुआ था। सही है, हेडर कंटेंट आ गया, और यहाँ पे हमने हेडिंग लिखी है हेडर कंटेंट। ये कौन सी है जो हमने यहाँ पे नेम लिखा था इसका। मैं यहाँ पे आऊँ, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने हेडर कंटेंट, और यहीं पे ये चीज सेम चीज लिखी हुई आ रही है। और लोगो मैंने लिखा था, यहीं पे ये लोगो लिखा हुआ आ रहा है। सही है, और स्ट्रिंग भी लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ यार, अभी फिलहाल के लिए टेक्स्ट ला रहा हूँ ना मैं। अभी स्ट्रिंग टाइप कवर कर ले, फिर आगे आके और भी टाइप्स कवर। सही है, पहले आसान आसान से स्टार्ट करें ना। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ। चलो कुछ भी लिखो, सैनिटी लिख दिया, ठीक है। तो एक तरीके से मेरी टेक्स्ट हो गया। अब ये टेक्स्ट आ तो गया, अब इसको एक जगह सेव भी करना होता है ताकि हमारी जगह पे एक जगह पे जाके सेव हो जाए। सही है। ये दर्द हो गया, ये यहाँ पे रखा हुआ है लेकिन ये एक जगह पे सेव नहीं है। सही है, उसको हमें सेव करने के जैसे जब हम गिट पे कमांड चलाते हैं, जब तक हम पुश ना करें तो वो चीजें वहां पे अपडेट नहीं होती गिट के अंदर। तो अगर हमें सैनिटी के डेटा सेट में एक्चुअल में डेटा सही तरीके से बिना, अगर यहाँ पे डेटा देखो ना, यहाँ पे सेव रहेगा, यहाँ पे सैनिटी लिखा है ना। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को बंद करके खोलूं, यहाँ पे सैनिटी लिखा होगा, मैं दिखाता हूँ। सही है, मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, सैनिटी लिखा हुआ है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं पूरा का पूरा इसको बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ से भी इसको बंद कर दूंगा। अब अगर मैं सैनिटी दोबारा से खोलूंगा ना, तो मेरे पास वो प्रोजेक्ट लिखा हो, तो मेरे पास वो सैनिटी लिखा हुआ होगा, वहां से हटेगा नहीं। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे सैनिटी लिखा हुआ होगा, दोबारा से नहीं हटेगा। हटेगा नहीं, बिल्कुल भी लिखा हुआ ही रहेगा। अगर हम खुद से हटाएं तो वो अलग बात है, लेकिन वो वहां से नहीं हटेगा जब तक हमारी मर्जी ना हो। सही है, वहां पे रखा रहेगा। तो आते हैं वापस, पेस्ट करते हैं, एंटर करवाते हैं। तो वहां पर यहाँ पे लिखा हुआ होगा, कहीं जाएगा नहीं। ठीक है ना। हमारा लोड लेगा ही। सही है, तो अब क्या करते हैं, बोलिए आप स्टूडियो खोले थे। फ्लैश, फ्लैश स्टूडियो, स्टूडियो खोलते हैं अपने। बताएंगे।
ठीक है। तो हमारा सैनिटरी स्टूडियो खुल गया। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो देखा सैनिटी वैसे का वैसा लिखा हुआ है, कहीं गया नहीं। अब ये एक जगह सेव है, लेकिन ये एक्चुअल पूरी तरीके से सेव नहीं है। सही है, यानी कि एक जगह पे फंसा हुआ है, इसको पूरी तरीके से हमें डेटा सेट के अंदर सेव करवाना है। सही है, यानी कि एक तरीके से डेटा सेट के अंदर में इसको पूरी तरीके से सेव कराना है, कि जैसे गिट के अंदर होता है। जब तक हम गिट के अंदर पुश कमांड नहीं चलाएंगे वो डेटा जो है गिट पे अपडेट, गिट पे नहीं डलेगा। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी डेटा एक्चुअली एक्चुअली डेटा सेट के अंदर डालना है, तो हमें यहाँ पे एक बटन होता है पब्लिश का, इस पे क्लिक करेंगे तब जाके ये एक्चुअल में डेटा सही तरीके से ऐड हो जाएगा। हो गया, लिखा है वॉज पब्लिश्ड। सही है, तो अब जो डेटा है वो पब्लिश हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई मसला है कि किस तरीके से किया क्या किया? अच्छा, एक और चीज, डेटा हो गया। सही है, यहाँ पे देखो अभी आ रहा होता है कि कितना सेकंड हो गया कितने में। अच्छा, यहाँ पे हम और तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये एक तरीके से एरे की शक्ल में आ रहा होता है। हम एक और भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम जहन में बात आई होगी यार, एक और क्रिएट करने की जरूरत क्या है? हेडर तो एक ही होता है। नहीं, हेडर दो भी होते हैं भाई। हेडर के लेआउट दो भी होते हैं, कि भाई कुछ पेजेस में हेडर इस तरीके से शो हो रहा है, कुछ पेजेस में हेडर उस तरीके से शो हो रहा है। तुम क्या कर सकते हैं यार, इस पेज के लिए वाला हेडर दिखाएंगे, उस पेज के लिए वो वाला हेडर दिखाएंगे। और प्रोडक्ट की लिस्ट के लिए भी इसी तरीके से होता है, कि प्रोडक्ट की लिस्ट सारी शो हो रही होती है यहाँ पे। एक टाइप उसकी बन जाती है प्रोडक्ट का, एक इसकी डॉक्यूमेंट बन जाता है प्रोडक्ट के कार्ड का डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। उसके अंदर नाम हो गया, उसके अंदर प्रोडक्ट की इमेज हो गई, इमेज की लिस्ट हो गई, कलर हो गए, प्राइस हो गई कि अवेलेबल है या नहीं है, साइज हो गया, रेटिंग हो गई। वो सारी की सारी बन जाता है उसका डॉक्यूमेंट। और फिर वो यहाँ पे आ जाता है। फिर एक एक फुल एक स्कीमा भरा, फिर क्लिक करके दूसरा भरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उस तरीके से लिस्ट हमारे पास रेडी हो गई। तो उस तरीके से हमारे पास लिस्ट रेडी होती है, तो इस वजह से इससे यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा भाई इंस्टैंटिटी टू। ठीक है, मैं पब्लिश करता हूँ तो दूसरी भी आ गई। सही है, तो इस तरीके से इसका यूज होता है कि तो काफी वेबसाइट में ऐसा होता है, चलो कुछ वेबसाइट में तो एक ही हेडर होता है, लेकिन काफी वेबसाइट में 2 3 टाइप के हेडर होते हैं, फुटर भी 2 3 होते हैं। सही है ना, और तीनों के लेआउट अलग है। तो अब उस चीज को सेटल करना है, तो एक हेडर से तो काम नहीं चलेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे दो भी रख सकते हैं, तीन भी रख सकते हैं, जितने रखने हो रख सकते हैं। कोई उनकी पंचायत नहीं है, जितने रखने हो रख सकते हैं। ठीक है। सही है। अब यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें हमें प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि एक होती है हमारे पास हिडन। अब यहाँ पे हमारे पास और भी काफी सारी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से एक आ जाती है हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको ट्रू सेट कर दूं तो ये मेरी सैनिटी के स्टूडियो से गायब हो जाएगा। ये रिलोड हो रहा है, हिडन हो जाएगा, यानी कि छुप जाएगा। इस बात पे रिलोड जाहिर बैकएंड है। देखो 3 लोड आए, यानी ये 3 पेज है। सही है, दिख रहा है कहीं द फॉर्म इज हिडन? यहाँ पे भी मैं आऊँ, द फॉर्म इज हिडन। सही है, अगर फॉल्स कर दूं तो दिख जाएगा। अच्छा, अगर जब मैं हिडन नहीं लिख रहा था तब भी तो दिख रहा था, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हिडन क्या होता है? फॉल्स होता है। सही है, हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देना। अब हमारे पास एक और होती है प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं रीड ओनली। इससे ही हम बोलियन बता सकते हैं कि खाली रीड ओनली, यानी कि पढ़ने तक रखनी है या अपडेट भी करनी है। अगर मैं उसको कर दूं उससे ट्रू, ठीक है ना, ट्रू कर दूं मैं इसको, तो क्या होगा, इसको सिर्फ खाली आप पढ़ सकते हैं।
इसको अपडेट वगैरह नहीं कर सकते हैं, कुछ भी काम नहीं कर सकते, खाली अब इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। सही है। अब यहाँ पे मैं आऊँ अगर, एक सेकेंड, यहाँ पे रीड ओनली ट्रू कर दिया हमने। रीड ओनली। ठीक है। एक सेकेंड जरा दोबारा से रीलोड करते हैं। दोबारा से एक रीलोड करते हैं। हमने रीड ओनली सेट किया है ना यहाँ पे, ताकि उससे क्या हो, कोई भी अपडेटेशन वर्क ना करे। ठीक है। तो काफी सारे काम परफॉर्म करवा सकते हैं, वो बात है कि जिस हिसाब से जरूरत हो उस हिसाब से। जब लोड ले रहा है उसको पूरी तरीके से लोड नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है ये लोड नहीं हो रहा। देखा। अब मैं कर सकता हूँ कुछ, फिर लोड। कभी कभार ना लोड लंबा भी ले लेता है, कभी कभार पूरा भी नहीं लेता, तो 2-3 बार लोड करना पड़ जाता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। देखा, मैं कुछ कर सकता हूँ है। मैं कुछ भी चीज नहीं कर पा रहा। ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अच्छा मैं डिलीट करता हूँ। चलो मैं करके देखिए। मैं आता हूँ। डिलीट। ठीक है। डिलीट मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोई चेंज परफॉर्म में नहीं कर सकता रीड ओनली। ठीक है। अब मुझे करना है, तो मैं इसको मुझे चाहिए भाई लेट रीड ओनली चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पॉज कर दूंगा। पॉज। और अगर देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट भी फॉल्स ही होता है। ठीक है। सही है। तो यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने उसको फॉल्स कर दिया। ठीक है ना। यहाँ पे सैनिटी छोड़ के sanity कर देते हैं और publish कर देते हैं। ठीक है। पब्लिश भी हो गया। सही है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये फॉल्स ही होता है। ठीक है। अब एक और होती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी कि उसके बारे में बताना यार कि ये है किस लिए। हम बोल लेते हैं इट्स आ लोगो, बैकटिक लगाते हैं, इट्स आ लोगो फॉर वेबसाइट। ठीक है। एक तरीके से एक डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि किसी के बारे में बताना, यार ये चीज है किसकी। कभी कभी ये होता है हेडिंग से भी समझ नहीं आ रहा होता क्या लिखा हुआ, तो उसके लिए क्या कहते हैं, एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। सही है ना। यहाँ पे इसके बारे में लिखा है कि ये क्या काम करती है। ठीक है ना। तो फिर क्या करिएगा भाई, टेक्स्ट की प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल सेम ही है। टेक्स्ट और स्ट्रिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है ना। देख आसान है, इतना वो नहीं है, शुरू में पंचायत होती है कि लिखने में मेरे को काफी सारी चीजें पंचायत लगी थी, इतना सारा लिखा सब। सही। तो यहाँ पे देख डिस्क्रिप्शन भी शो हो रहा है। कहाँ हो रहा है देख, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे शो हो रहा है, शो हो रहा है। कहाँ पे, ये तो रहा। सही है। ये तो यार डिस्क्रिप्शन, यही लिखा हुआ है ना, ध्यान से अभी से कमेंट कर दो ना, इसको नीचे होगा।
ठीक है, अब मैंने कमेंट कर दिया तो वो हट भी गया। सही है। ठीक है ना। अब हमारे पास और भी आती हैं, जैसे कि लिस्ट हो गई है। यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग के अंदर आऊँ, ठीक है, मैं स्ट्रिंग के अंदर आया, मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, तो एक आ जाए, यहाँ पे एक आ जाती है लिस्ट। यहाँ पे हम लिस्ट भी एक तरीके से स्ट्रिंग के लिए सेट करवा सकते हैं लिस्ट। सही है, अब लिस्ट के दे सकते हैं, लिस्ट यानी कि देखा है ना तो एक तरीके से टाइप ही होता है। सही है, एक एरे की तरह शो होता है। यहाँ पे मैं शो करवा के दिखाता हूँ लिस्ट की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो उसको ऑप्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन। सही है। तो हमने क्या किया, ये लिस्ट ना एक तरीके से एरे की तरह शो किया, हम क्या करेंगे, नैव लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नैव लिस्ट। इसके थ्रू स्ट्रिंग टाइप के यूज करते हैं, स्ट्रिंग टाइप के अंदर लिस्ट का यूज करके। अच्छा, लिस्ट किसके अंदर होती है? ऑप्शन एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, उसके अंदर हमें प्रॉपर्टी, उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी मिलती है। इसमें से एक होती है लिस्ट, एक होती है लेआउट, और एक होती है डायरेक्शन। ठीक है। लिस्ट का क्या काम होता है? एक लिस्ट बनाना, यानी कि एक लिस्ट बना के देना। लिस्ट कैसे बनती है? एरे के थ्रू हम लिस्ट बना सकते हैं। सही है। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, कौन सी? नैव लिस्ट। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ही मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, सही है, ताकि आप थोड़े सही से दिखे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और वो बनाता हूँ, एक और फील्ड बनाता हूँ, जिसका नाम क्या होगा? नैव लिस्ट। ठीक है। सही है, उसका नाम क्या होगा? नैव लिस्ट। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं बोल देता हूँ यार, क्या हूँ, नैव, नैव लिस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, टाइटल का नाम नैव लिस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद टाइप आ जाएगी। अब टाइप क्या आएगी? टाइप क्या डालूं मैं? टाइप क्या डालूं यहाँ पे? अरे ऑप्शन, ऑप्शन तो पहले ही मिल, आगे फिलहाल ऑप्शन तक तो पूछे। टाइप क्या डालूं मैं? टाइप क्या है ये? स्ट्रिंग। ठीक है। अब उसके बाद अब हम क्या बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन भी यही डाल देते हैं, ये चल छोड़ो इसको छोड़ो। अब क्या करते हैं, ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टी होती है, एक हो गई लिस्ट, एक हो गई लेआउट, और एक हो गई डायरेक्शन। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लिस्ट। आई थिंक अब लिस्ट को रिफाइन करेंगे। ठीक है। हम्म। तो ऑप्शन में लिस्ट का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रिंग के अंदर प्रोवाइड होती है। ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि हम एक ना लिस्ट बना के, जो हम अपनी तरफ से एक लिस्ट सेट करते हैं, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, यानी कि क्लाइंट को उससे लिखने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, वो हम अपने तरफ से लिखते हैं, और वो वहाँ पे दिख रही भी होती है, और फिर यूजर उनमें से कोई भी एक चीज सिलेक्ट कर सकता है, क्या उसे ये चीज सिलेक्ट करनी है या वो चीज सिलेक्ट करनी है, कि जैसे ऑप्शन नहीं होते, ड्रॉप डाउन हो गया या रेडियो बटन हो गया, है, इस तरीके की चीजें होती है, तो वो हम उसमें कर लेंगे। ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, एरे बनाया, यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे अब दो चीजें आती है, टाइटल आती है और वैल्यू आती है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल 1 लिख देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे टाइटल 1, और वैल्यू भी लिख देता हूँ 1। ठीक है। अब मैं अगर जाऊँ ब्राउजर में, जाऊँ रीलोड करूँ, रीलोड और लिस्ट डिफाइन कर लिया हमने। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास 1 शो हो रहा है। सही है। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक ड्रॉप डाउन शो होता है। ठीक है। अच्छा, फिलहाल के लिए मैं इस तरीके से नहीं लिखता, यहाँ पे खाली ऐसे ही अगर लिख दूँ 1,
अब क्या होगा, देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं फिलहाल ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट में नहीं लिख रहा। सही है, मैं ऐसे ही लिख रहा। तब भी शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये कि ऑब्जेक्ट के तरीके से ही करके लिखो। ठीक है ना। सही है, क्लियर। ठीक है, मैं दोबारा से रहा लिखो। ठीक है, तब भी मुझे शो रहा है। सही है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ही करके लिखना अच्छी है। ठीक है, हम ऐसे और बना सकते हैं। कॉमा डालता हूँ, दो हो गए, तीन हो गए। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ, दो, तीन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया टू। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया टू। ये हो गया थ्री, और यहाँ पे भी हो गया थ्री। ठीक है, क्लियर है। सही है ना, यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास तीनों चीजें शो गए, उनमें से कोई सी भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, हम इसका लेआउट सेट कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है ना, इसका हम एक लेआउट भी खुद से सेट कर सकते हैं। ये एक ड्रॉप डाउन है ना, हमारे पास एक और लेआउट प्रोवाइड होता है जिसको हम कहते हैं रेडियो। हम क्या करेंगे, लेआउट की यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, हम यहाँ पे लिख देंगे रेडियो। तो अब ये रेडियो की शक्ल में हमें नजर आएगा। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं डाला। सही है, अभी क्या होगा, एक रेडियो की शक्ल में हमें दिखेगा, एक रेडियो की शक्ल में भी। ये रिलोड हो जाएगा पूरा। तो ये एक रेडियो की शक्ल में भी नजर आएगा। ठीक है, तो अब ये रेडियो की शेप में दिख रहा है। सही है, क्लियर है। और एक और होती है जिसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, मैं ड्रॉप डाउन अगर लिखूँ, सॉरी ड्रॉप डाउन नहीं, ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब मैं ड्रॉप डाउन लिखता हूँ। ड्रॉप डाउन। सही है, तो ड्रॉप डाउन आ रहा है। और बाय डिफॉल्ट भी क्या होता है, ड्रॉप डाउन नहीं होता है। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट भी ड्रॉप डाउन होता है। सही है, और सही है, ड्रॉप डाउन बाय डिफॉल्ट भी अब ड्रॉप डाउन नहीं होता। बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो ड्रॉप डाउन होता है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, हम इनकी कुछ डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सही है ना, यहाँ पे हमारे पास एक होता है डायरेक्शन का ऑप्शन। डायरेक्शन में अगर लिखूँ, तो होती हैं या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल।
ठीक है। मैं अब यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लिखूं, मैं रिलोड करूं, तो इसमें तो फिलहाल हॉरिजॉन्टल उस तरीके से कर नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन रेडियो में कर सकते हैं। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। अगर मैं यहाँ पे टाइप रेडियो कर देता हूँ, लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि रेडियो के लिए होगा। कॉमा भी यहाँ पे आना है। ठीक है, कॉमा भी डाल दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रेडियो के लिए ये हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। अब ड्रॉप डाउन तो कॉलम में नहीं जा सकता ना, ड्रॉप डाउन तो एक के नीचे एक आता है। ठीक है ना, तो वो वर्टिकली रहेगा। और बाय डिफॉल्ट भी क्या होता है, डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट भी क्या होती है, वर्टिकली होती है। सही है। देखा, हॉरिजॉन्टल हो गई, सही है। ठीक है ना, सही। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही होती है। ठीक है। अब अब आ जाते हैं एक चीज पे जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड। अब हम आ जाते हैं वैलिडेशंस पे। यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जो हमें वैलिडेशंस प्रोवाइड करती है। ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना वैलिडेशन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, लोगों में। सही है। या चलो लोगों में ही लगाते हैं, हम एक और क्रिएट करते हैं। सही है, एक और स्कीमा क्रिएट करते हैं, नेम उसको दे देते हैं नैव आइकन। ठीक है, फिलहाल के लिए नैव आइकन, नैव आइकन। और यहाँ पे कॉमन आ गया, मैं टाइटल लिख देता हूँ नैव आइकन। ठीक है। और इसकी टाइप जो है वो आ जाएगी स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग आ जाएगी। और यहाँ पे मैं एक वैलिडेशन अप्लाई करूंगा, वैलिडेशन। यहाँ पे हमारे पास एक टाइप होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूल। और यहाँ पे मेरे पास टाइप होती है रूल। रूल, अगर मैं ये रूल उठाता हूँ, ठीक है, मैं फिर लिखूँ, और कॉमा भी लास्ट में डालना है। और अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ रूल डॉट, तो मेरे पास सारे के सारे वो मेथड आ जाएंगे जो मुझे परफॉर्म करनी हो कोई वैलिडेशन। फॉर एग्जांपल, मैं ना एक ईमेल का डेटा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उस फील्ड में ईमेल ही लिखी हो, उसके अलावा कुछ ना लिखा हो, ईमेल का सेंटेक्स प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं ईमेल का यूज कर सकता हूँ। मुझे इंटीजर चाहिए, मैं इंटीजर का यूज कर सकता हूँ। मुझे चाहिए खाली रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड है भैया, ये लास्ट में डालनी है, तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा सकता हूँ। यानी कि लाजमी होनी चाहिए, ये नहीं हुई तो एरर आएगा। सही है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, लाजमी होनी चाहिए, लाजिम है, ये होने जरूरी है। लोड होगा जरा। ठीक है, देखा अभी सही एरर आई है। देखा क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मैं ओवर करूँ, क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई नैव आइकन। ठीक है, सही है। अब मैं अगर इसको हटा दूँ, देखा अब ये पब्लिश करने से भी मना कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू ही नहीं डली हुई ना। देखा, रिक्वायर्ड आ गया, सही है, नया आएगा। ठीक है, मैं और भी डाल सकता हूँ। मैं लिखता हूँ भाई रिक्वायर्ड भी होगा, और रिक्वायर्ड के साथ साथ मिनिमम जो मैक्सिमम जो होगी, मैक्सिमम, वो मैं बोल देता हूँ यार। मैक्सिमम नंबर जो होगा ना, लेंथ जो होगी उसकी, एक तरीके से देखा है, वो होगी, कितनी रखूँ मैं, 5 रख देता हूँ, 5।
रिलोड लेगा ये जरा। तो इस तरीके से हम वेरिएशन परफॉर्म करा सकते हैं कि यार जो डेटा है ना वो इस तरीके से आना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं आता तो तुम डेटा फिल नहीं कर सकते, तुम्हें सही से फिल करो डेटा। जैसे फॉर्म की वैलिडेशन होती है वैसे इसकी वैलिडेशन है ये। ठीक है ना। जैसे हम फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो हम इसकी वैलिडेशन करते हैं। सही है। देखो यार आइए, क्या बोल रहा है ये, मस्ट बी एट मोस्ट 5 कैरेक्टर लॉन्ग। चलो भाई 5 कैरेक्टर चाहिए। एरर आया। ओ, अब एरर गया। ठीक है। अब मैं स्पेस देता हूँ, फिर स्पेस देता हूँ। ठीक है। चलो, मैं यहाँ पे आया, मैं लिख देता हूँ आई। सही है। मैं लिख देता हूँ सी। ठीक है। अभी यानी कि 5। सी लिखा मैंने, हटाया। यानी कि 5 से कम होने चाहिए। मैक्सिमम उस तरीके से होता है ना कि इससे नीचे आए तो फिर ये काम हो, है ना। हम सीएसएस में मैक्सिमम विथ का यूज करते थे ना, कि मैक्सिमम में जब इतनी आ रही है तो उसके नीचे का काम हो। तो मैक्सिमम विथ 5 यानी कि 5 से छोटा होना चाहिए। यानी कि 5 लिखा है तो यानी कि 4 आ सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं आ सकते। सही है। मैं अब 6 कर देता हूँ। अच्छा लेकिन देखा ये स्पेस को भी काउंट कर रहे हैं। स्पेस को भी ये काउंट कर रहा है। अगर यहाँ पे को रिमूव करवाने का मेथड है, देख लेते हैं। हाँ देख, आई थिंक नहीं। नहीं, तो इसके अंदर काफी सारे मेथड्स हैं। और एक और चीज करवा देता हूँ मैं, अपर केस। ये अपर केस में होना चाहिए, यानी कि कैपिटल में होना चाहिए। दोबारा से read होगा ये। सही, किसमें होना चाहिए, सारे लेटर 5 से कम होने चाहिए और अपर केस में होने चाहिए। हाँ। और मिनिमम वेट, ईमेल, इस तरीके से काफी सारी चीजें हम परफॉर्म करवा सकते हैं, इस हिसाब से जरूरत हो। ठीक है ना। एरर आई है। आ गया। आई है ना। मैं क्या करता हूँ भाई, सब कैपिटल में लिखता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ए भी कैपिटल, वी भी कैपिटल, स्पेस देके आई भी कैपिटल, फिर मैं सी लिखूं। स्पेस दिया मैंने, देखो स्पेस भी काउंट होता है, स्पेस दिया मैंने, एरर दिया। ठीक है, 5 से कम होने चाहिए। मैं बोल देता हूँ यार, यार मैक्सिमम 10 तलक तो होना है, यानी कि 9 तलक तो चले मैं, ठीक है ना। सही है ना। तो अब कोई एरर नहीं देगा। अच्छा अगर मैं सी छोटा लिख दूँ, एरर आया, रीलोड होगा भैया। रीलोड। देखा, दो एरर दिखाया है ना अभी। मस्ट बी ऑल अपर केस कैरेक्टर, यानी कि लाजमी है। मस्ट का मतलब लाजमी है, जरूरी है कि तुम्हें यही करना है, अपर केस में सारे करना है, वरना नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे बात है, एरर हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। हम कर लेते हैं भाई, ठीक है यार कोई मसला नहीं, कैपिटल में लिख देते हैं CON। सही है। टोटल मेरे पास कितने कैरेक्टर हो गए अगर देखा जाए तो, 8 है ना, स्पेस को मिला के। सही है। सही है, तो क्लियर है, 8 हो गए हैं। अब कॉल लिख देता हूँ, नो। सही है। जैसे ही 10 लिखता हूँ, एक सेकंड। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एरर आया। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी वर्किंग करवा सकते हैं। ठीक है, 10 आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 10 ही लिखा है। अगर मैं 5 लिख रहता, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो एक टाइप है वो कवर हो गई। सही है, सैनिटी की। देख रहे हैं किस तरीके से डेटा आ रहा है जा रहा है।
अभी तो फिलहाल आ रहा है, फेच करने का बाद में काम है, ठीक है। अब क्या करना है, इसी की तरीके की टाइप है टेक्स्ट, उसको कवर करना है, टेक्स्ट नाम है उसका, ठीक है। टेक्स्ट और स्ट्रिंग में फर्क इतना है कि टेक्स्ट जो है पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होता है, सही है। लेकिन स्ट्रिंग हेडिंग लिखने के लिए यूज होता है, या कोई लिस्ट लिखनी है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। क्लियर। जैसे कोई लिस्ट है स्ट्रिंग में लिखी हुई, उसके लिए स्ट्रिंग, हेडिंग है उसके लिए स्ट्रिंग, लेकिन अगर कोई पैराग्राफ है उसके लिए टेक्स्ट, ठीक है। और के बाद एक और कवर करो, नंबर वाली। नंबर में भी बिल्कुल सेम है, नंबर किस तरीके से बताना है खाली वही है, ठीक है ना। ये तीन कवर कर लो आज, ठीक है। स्ट्रिंग, टेक्स्ट और नंबर, ठीक है। और हो सके तो बूलियन भी कर लो, कोई इतनी वो नहीं है, बूलियन ही करना है खाली हम, ठीक है ना। ये चार कवर कर लोगे ना, ठीक है। टेक्स्ट वाली कवर करो, ठीक है। कोई ज्यादा रॉकेट साइन नहीं है, बिल्कुल इजी है। स्ट्रिंग वाली कवर हो गई ना, समझ आ गई। टेक्स्ट कर लो, फिर नंबर और बूलियन, ये चार निपटा लो, ठीक है। एक कॉपी तेरे पास कोई भी नहीं, चारों कर ले, ठीक है। सही है। ये टेक्स्ट हो गई। टेक्स्ट के अंदर भी क्या है, तकरीबन सेम ही काम है सारा, ठीक है ना। फंक्शन वगैरह, बस फर्क इतना है, टेक्स्ट के अंदर स्ट्रिंग ओ पैराग्राफ लिखा जाता है, और स्ट्रिंग के अंदर हेडिंग लिखी जाती है, ठीक है। और दूसरा नंबर है, नंबर के अंदर नंबर लिखे जाते हैं, इंटीजर, डेसिमल, ठीक है। और बुलियन, बुलियन में ट्रू फॉल्स वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, बुलियन में ना चेक बॉक्स होता है चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये चेक बॉक्स नल होता है, यानी कि बीच में होता है। अगर इस तरफ करते हैं तो फॉल्स होता है आई थिंक, और इस तरफ करते हैं तो ट्रू होता है, ठीक है। इस तरफ ही आई थिंक टिका हुआ है, हाँ ट्रू पे टिका हुआ है, ट्रू है आई थिंक, ट्रू है ये। होता ही है मिड में, इस तरफ करेंगे तो ट्रू, और इस तरफ करेंगे कोने में फॉल्स, मिड में होगा तो नल। इस तरफ किया ट्रू, इस तरफ किया फॉल्स, ठीक है ना। तो खाली बूलियन में इतना ही होता है ट्रू फॉल्स का, ठीक है ना। बिल्कुल सेम, कोई ज्यादा वो नहीं है। लेआउट है और कुछ वैलिडेशन है रिक्वायर्ड बस, ठीक है ना। ये रहा, इस तरीके से यहाँ पे बताया है, सही है। तो चार कवर हो जाएंगे आज, सही है। स्ट्रिंग, टेक्स्ट, नंबर और बूलियन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यूआरएल हो गई, और ब्लॉक को भी हटा देते हैं, और डेट हो गई, डेट टाइम हो गई, ठीक है। एरे हो गया, ठीक है। ये सब चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। एरे को देखेंगे, एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डॉक्यूमेंट तो कोई इतनी होनी है, डॉक्यूमेंट तो अभी हमने डॉक्यूमेंट बनाया ना, बस सेम वही डॉक्यूमेंट को भी लास्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कवर करें, फिलहाल ये करना है आज, चार ये निपटा देनी है, स्ट्रिंग, टेक्स्ट, नंबर और बूलियन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं।